ऑलराइट दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है अंशुमन फिटनेस। तो दोस्तों आज हम सभी एज का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही लंबी होने वाली है। आई गेस 30 मिनट से ऊपर की ही होगी ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर वास्ट टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना तो इसके अंदर से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। प्लस अगर आपको एज का बेस समझना है ना, बेस अगर आपको समझना है तो इसके लिए भी ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा मैंने आपको IFT मॉडल पढ़ाया था अपने पिछले वाले चैप्टर में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बंदा फंक्शनल ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए कोई बिगनर आता है तो उसकी सबसे पहली चीज़ हम किस पे ध्यान देते हैं। तो उसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो उसका स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी है। ठीक है, अब दोस्तों स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी देखने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको पहले चीज़ें पता भी तो होनी चाहिए ना कि भाई इसके अंदर क्या क्या कमी पड़ रही है, इसके बॉडी में कहाँ कहाँ पे कमी पड़ रही है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको जो है चैप्टर 7 पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आपको फंक्शनल असेसमेंट दे रखा है, पोस्चर असेसमेंट दे रखा है कि भाई कहाँ कहाँ पे बॉडी में डिफेक्ट आते हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ें दिक्कत होती हैं और किस तरह से आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं सॉरी थोड़े माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों एक और चीज़, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिनका नाम रफ़ीक जी है, उन्होंने मेरे को पर्सनली टेक्स्ट किया था कि सर आप वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, इसीलिए बना नहीं पा रहा था मैं वीडियोस को, लेकिन अब आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका भी यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपका जो स्पाइन वाला एरिया है ना, स्पाइन का एरिया, इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट आते हैं सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काइफोसिस, दूसरा है लॉर्डोसिस, तीसरा है फ्लैट बैक, चौथा है स्वे बैक और पांचवा है स्कोलियोसिस। ठीक है, अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, लॉर्डोसिस ऐसा होता है, काइफोसिस, फ्लैट बैक, स्वे बैक एंड स्कोलियोसिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई समझ में नहीं आ रहा, समझाऊंगा मैं, सब्र करो। ठीक है, रुको ज़रा तो देखिए दोस्तों, लॉर्डोसिस क्या होता है। बेसिकली लॉर्डोसिस में आपका जो लंबर एरिया होता है ना, लंबर वाला एरिया, यानी कि लंबर बोले तो ये वाला एरिया, लोअर बैक समझ लो, लेमेंस लैंग्वेज में आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप सभी एज की तैयारी कर रहे हो तो यार इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। लंबर वाला एरिया जो होता है लोअर बैक। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा, ये मान लो ये लोअर बैक है। ठीक है, मान लो ये लोअर बैक। अब ये जो आपका जो कर्व है ना, कर्व वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है लॉर्डोसिस के अंदर, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, इंक्रीज एंटीरियर लंबर कर्व, वो आपका लॉर्डोसिस कहलाता है। ठीक है, एक मिनट यार, थोड़ी सी इमेज सही नहीं आ रही, अब सही आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ काइफोसिस की। काइफोसिस में क्या होता है, आपका जो थोरैसिक वाला पार्ट होता है ना, ये देखिए थोरैसिक पार्ट, जो आपका रिब केज से वर्टिब्रल कॉलम जुड़े होते हैं ना, उसको थोरैसिक पार्ट कहते हैं, थोरैसिक स्पाइन कहते हैं। तो ये वाला पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की कुबड़ निकली होती है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपका पोस्टीरियर थोरैसिक कर्व है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं बात करता हूँ फ्लैट बैक की। फ्लैट बैक में नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि लंबर एरिया जो होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा आपका कर्व होता ही है, थोड़ा सा कर्व होगा लंबर एरिया में, लेकिन फ्लैट बैक में क्या होगा कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फ्लैट बैक बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्वे बैक की। स्वे बैक क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है आपका काइफोसिस का और फ्लैट बैक का। काइफोसिस और फ्लैट बैक का कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, इसके अंदर जो आपका लंबर एरिया है वो तो फ्लैट रहेगा, लेकिन जो आपका थोरैसिक एरिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कर्व होता है, बहुत ज़्यादा कर्व होता है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये आपका जो लंबर कर्व है वो बिल्कुल डिक्रीज हो रखा था, डिक्रीज एंटीरियर लंबर कर्व एंड इंक्रीज पोस्टीरियर थोरैसिक कर्व। आपको समझने के लिए इसको सिंपली इतना ध्यान रख लेना कि काइफोसिस और फ्लैट बैक का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब मैं बात करता हूँ स्कोलियोसिस की। दोस्तों देखिए, ये स्कोलियोसिस जो है ये क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अगर क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपसे कोई वाइवा भी ले रहा है या कोई कहीं पे आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो, तो अगर वो बंदा पूछता है ना कि स्कोलियोसिस जो है वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो सिंपली आप बोल देना भाई ये क्यूरेबल नहीं है। आप बता सकते हो उसको कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्कोलियोसिस में क्या होता है, लेटरल स्पाइनल कर्वेचर। ठीक है, आपका जो स्पाइन है ये टेढ़ा हुआ होता है। सांप देखा ना आपने, सांप की तरह ऐसे होता है। ठीक है, देख रहे हो ध्यान से, इसके अंदर आपका लेटरल स्पाइनल कर्वेचर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके रोटेशन हो जाती है, इस वजह से होता है। ठीक है, और ये क्यूरेबल नहीं होता। इतना आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ना, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को कॉपी नोट्स की भी मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है, और आप सभी को समझाने के लिए बुक भी मेरे को ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर इमेजेस वगैरह भी हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, आगे चलते हैं। हाँ,
अब देखिए दोस्तों, 5 तरह की जो डेविएशंस होती है, डेविएशंस क्या क्या होती हैं, 5 तरह की होती हैं, ठीक है। डेविएशन मतलब आप सभी को मैं दिखाऊंगा यार, एक मिनट अपना पैर ऊपर करना पड़ेगा मेरे को, लेकिन रुको मैं किताब में देखता हूँ, किताब में भी इमेज बनी हुई है, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। डेविएशंस क्या क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं एंकल की डेविएशंस। एंकल में क्या होता है, एंकल आपका या तो प्रोन ग्रिप में होगा या सुपाइन ग्रिप में होगा, ठीक है। प्रोन और सुपाइन क्या होता है, मैं आपको अपना पैर ला के दिखाई देता हूँ यार, थोड़ा सा वीडियो का थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो वो कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा पैर है, ठीक है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, ये पैर है। अब इसके अंदर बेसिकली अगर मुझे अगर कोई बोल रहा है कि मेरे एंकल में प्रोन हो रखा है, प्रोनेशन हो रखा है एंकल, तो बेसिकली अरे यार, तो बेसिकली वो ना ऐसे होगा यार, मोड़ नहीं पा रहा क्योंकि अभी ना मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे को पैर मोड़ने में। प्रोनेशन में मतलब ये देखिए अंदर की तरफ होगा, ये ऐसे, ये नॉर्मली पैर है वो अंदर की तरफ गिरा होगा मेरा पैर, अंदर की तरफ, ठीक है, प्रोनेशन में। और जो सुपिनेशन होगा वो मेरा पैर ऐसे हो जाएगा, इस तरफ से होगा, समझ में आ रहा है। प्रोनेशन मतलब ये अंदर की तरफ ऐसे गिरा होगा और सुपिनेशन में ये ऐसे गिरा होगा। एक मिनट पैर को वापस रख लेता हूँ, कहाँ गया, ठीक है। अब जो यार सिंपल से अपने हाथ पे देखो, ठीक है, हाथ है ये तुम्हारा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कि कैमरा, कोई नहीं, ये जो तुम्हारा हाथ है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोन ग्रिप क्या होती है, प्रोन मान लो ये फुट है तुम्हारा, ठीक है, फुट में प्रोन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन सुपिनेशन में ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा। जब वो प्रोनेशन होता है यानी कि अंदर की तरफ गिरता है तो उसको इवर्जन बोलते हैं, और सुपिनेशन में जब वो बाहर की तरफ पैर तुम्हारा एंकल जो ऐसे गिरता है तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब है आपका हिप एडक्शन। हिप एडक्शन क्या होता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैंने, हाँ, हिप एडक्शन। आपने देखा होगा कि यार कुछ लोगों का ना जो हिप है, ये हिप हो गया, नॉर्मल हिप हो गया, लेकिन अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों का हिप जो है एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ठीक है। एक हिप ऐसे अंदर की तरफ मूव किया होता है, देख लो यार, सिंपल इमेज में दिखा रखा है, राइट हिप एबडक्टेड, यानी कि इसके अंदर एबडक्शन का मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है, और एडक्टेड का मतलब क्या होता है, पास, मतलब जुड़ा हुआ। एक पैर ऐसे, मतलब इनका एक ऊपर हिप होगा और एक हिप नीचे होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हिप एडक्शन, ठीक है। अब अगला है आपका, यार बार बार कॉपी और इसमें देखने में थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा है आपका पेल्विक टिल्टिंग। पेल्विक टिल्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके अंदर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। मोस्टली लोगों में आपको ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लॉर्डोसिस आपको समझ में आया था ना, लॉर्डोसिस मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपका लंबर एरिया है उसके अंदर कर्व आ जाता है, ठीक है। सेम वही चीज़, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्व आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा कर्व आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे बनी होगी, ठीक है। ये लंबर एरिया है, ठीक है, लंबर स्पाइन है आपका, और ये बहुत ज़्यादा कर्व आ गया इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये जो पेल्विक है वो टिल्ट हो रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें टाइट हो रखी होंगी और क्या क्या चीज़ें वीक हो रखी होंगी वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपके हिप फ्लेक्सर्स जो हैं, ये जो हिप फ्लेक्सर्स यहाँ पे होते हैं ना, आपके हिप फ्लेक्सर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखे होंगे, ठीक है। प्लस आपके जो एक्सटेंसर स्पाइन है, क्योंकि ये क्लोज आ गया ना, ये भी क्लोज आ गया और ये भी क्लोज आ गया, ठीक है, ये दोनों जो पास में आ गए तो टाइट हो गया, यानी कि इरेक्टर स्पाइन जो हो गया आपका, सॉरी एक्सटेंसर कह रहा था मैं उसको, इरेक्टर स्पाइन हो गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया, तो वो भी आपका टाइट होगा। प्लस आपका जो हिप फ्लेक्सर्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होंगे। अब टाइट जो हो गया उसके अपोजिट क्या क्या वीक होंगे, देखिए दोस्तों, अब ये टाइट हो गया, ये मान लीजिए आपका इरेक्टर स्पाइन है वो क्लोज आ गया तो टाइट हो गया, तो आपकी क्या चीज़ लेंथन हुई है, यानी कि आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो लेंथन हो गया है, यानी कि वो वीक हो गया है, ठीक है। और जब आपके हिप फ्लेक्सर्स टाइट आते हैं तो आपका एब्डोमेन एरिया जो है ना, रेक्टस एब्डोमिनस, वो लेंथन हो गया, यानी कि वो वीक हो गया है, तो उसको हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। एंटीरियर में मान लो ऐसे मेरा इंक्रीज कर्वेचर था, पोस्टीरियर में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब पोस्टीरियर में जस्ट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का ऑपोजिट हो जाएगा। उसके अंदर टाइट क्या क्या हो जाएंगे, उसके अंदर टाइट होगा आपका रेक्टस एब्डोमिनस और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो वीक होगा वो होगा आपका हिप फ्लेक्सर्स और इरेक्टर स्पाइन,
ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप सभी को जो है गूगल पे इमेज देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मोस्टली लोग यार अपना, कैसे बताऊं मैं आपको, अपने पिछवाड़े को उठा के चलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जिसके अंदर डिफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन वही जो पिछवाड़ा अंदर की तरफ घुसा होता है, देखा होगा आपने कुछ लोगों का जो पिछवाड़ा होता है वो अंदर की तरफ घुसा होता है, तो उसको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे मुझे यही चीज़ ध्यान में आ रही है, तो इसीलिए मैं इस वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को पेल्विक टिल्टिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब जिसका जो एस है वो बाहर की तरफ निकला होगा तो समझ लो भाई वो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। अब ज़रूरी नहीं कि हर केस में, क्या पता उसका जो ग्लूट्स वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी मस्कुलर एंड्योरेंस काफ़ी अच्छी कर रखी है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, तो वो डेवलप हो रखा है, ओवर डेवलप हो रखा है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो इरेक्टर स्पाइन है वो टाइट तो नहीं हो रखा, तो वो एंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग में आ जाएगा, और पोस्टीरियर उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब शोल्डर पोजिशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार सॉरी, कैमरा हिल गया यार। हाँ जी, तो मैं बता रहा था शोल्डर पोजीशन एंड थोरैक्सिक स्पाइन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शोल्डर प्रोट्रैक्शन और शोल्डर कह रहा हूँ मैं, स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन और स्कैपुलर विंगिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको स्कैपुला की पोजीशन बताई थी, मूवमेंट बताई थी, क्या क्या होती है उसकी मूवमेंट, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन। ठीक है, अब जो स्कैपुला है आपका, ये देखिए दोस्तों, स्कैपुला है, अगर ये प्रोट्रैक्टेड हो रखा है, स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन हो रखा है, कि दैट मीन्स उसका जो सेरेटस एंटीरियर है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब भी आपका स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन होगा तो उसका सेरेटस एंटीरियर वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होगा। वहीं पे स्कैपुला जो विंगिंग होगी, स्कैपुला विंगिंग जो होगी ना, इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, नोटिसेबल आउटवर्ड प्रोट्रक्शन ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ द वर्टिबल मीडियल बॉर्डर इज कॉल्ड स्कैपुलर विंगिंग। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो वर्टिबल मीडियल बॉर्डर होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपका जो सेरेटस एंटीरियर है वो वीक होता है, प्लस रोम्बॉइड भी वीक होता है। ठीक है, स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन में रोम्बॉइड जो है वो टाइट होता है, रोम्बॉइड कह रहा हूँ मैं, सेरेटस एंटीरियर जो है वो टाइट होता है, लेकिन स्कैपुलर विंगिंग में आपका जो है सेरेटस एंटीरियर वीक होता है। बेसिक डिफरेंस समझ लो भाई। देखो, प्रोट्रैक्शन में क्या होता है कि आपका सेरेटस एंटीरियर टाइट है और विंगिंग में आपका सेरेटस एंटीरियर वीक है। ठीक है, ये था आज का बेसिक सा डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूँ हेड पोजीशन की। आपने देखा होगा कुछ लोगों का हेड जो है आगे की तरफ निकला होता है, वो मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। ये रहा, नॉर्मल हेड है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का आगे की तरफ निकला होता है, यानी कि इनके जो ये नेक फ्लेक्सर्स हैं वो लेंथन हो रखे हैं और एक्सटेंसर जो है वो टाइट हो रखे हैं। ठीक है, एक्सटेंसर बोले तो पीछे वाला वो टाइट हो रखा है, तो ये हेड पोजीशन की डेविएशन आ जाती है। तो ये 5 प्रकार की डेविएशंस थी, मैंने आपको बता दी हैं। अब 6 प्रकार की स्कैपुला की मूवमेंट होती है। आई गेस मैंने पिछले चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में मुझे आपको बताना है कि स्कैपुला की जो मूवमेंट होती है वो 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है एलिवेशन, यानी कि ऊपर की तरफ, डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ। स्कैपुला तो पता है ना भाई, स्कैपुला बोले तो ये है, पीछे जो आपको हड्डी दिखाई देती है ये है आपका स्कैपुला। ठीक है, ये जो शोल्डर ब्लेड हो गया आपका। ठीक है, तो स्कैपुला की 6 प्रकार की मूवमेंट होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला है एलिवेशन, यानी कि ऊपर की तरफ, डिप्रेशन नीचे की तरफ, तीसरा है रिट्रैक्शन, यानी कि अंदर की तरफ, रिट्रैक्ट हो रहे हैं ये अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे मिल रहे हैं। प्रोट्रैक्शन बाहर की तरफ। ठीक है, स्कैपुला जो है वो आपके बाहर की तरफ जा रहा है, वो प्रोट्रैक्शन कहलाएगा। अब पांचवा और छठा, पांचवा है अपवर्ड रोटेशन और छठा है डाउनवर्ड रोटेशन। अपवर्ड रोटेशन कैसे? अब देखो दोस्तों, आप मान लो पुलअप्स लगा रहे हो या लैट पुल डाउन पे हो। ठीक है, लैट पुल डाउन पे जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका स्कैपुला की मूवमेंट देखो। जब आप ऊपर जाते हो तो आपका जो स्कैपुला है वो कैसे जा रहा है? ऐसे, यानी कि डाउनवर्ड रोटेशन हो गई। और जब नीचे आ रहे हो तो अपवर्ड रोटेशन हो गई। ठीक है, स्कैपुला मूवमेंट करता है ना स्कैपुला आपका, ऐसे और ऐसे। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो अपवर्ड रोटेशन, नीचे की तरफ जाएगा तो डाउनवर्ड रोटेशन। तो ये थी स्कैपुला की मूवमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ, ये कुछ बता रखा है कि अगर किसी बंदे को वन शोल्डर अप हो रखा है, यानी कि इसके अंदर दिखाई देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर दे रखा है आई गेस, इसके अंदर नहीं दिया हुआ। हाँ दोस्तों, एक और चीज़, अगर किसी बंदे का स्कैपुला प्रोट्रैक्ट हो रखा हो ना तो उसका आगे से ऐसे हो रखा होगा। इमेज देख लो। ठीक है,
अगर मान लो इसी का एक शोल्डर ऊपर उठा हुआ है, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा फोकस होने में ना टाइम लेता है। अगर मान लो इसका एक शोल्डर जो है एक पार्ट ऊपर उठा हुआ है, जिसमें कि बताया गया है कि वन शोल्डर अप, ठीक है, शोल्डर जो कि है बराबर नहीं है, तो उसमें क्या क्या टाइट होगा, उसका ट्रेपेजियस टाइट होगा, ट्रैप्स यानी कि ट्रेपेजियस टाइट होगा, लेवेटर स्कैपुली टाइट होगा, लेवेटर स्कैपुली जो है वो टाइट होगा, और रोम्बॉइड जो है वो भी टाइट होंगे, ठीक है। प्रोट्रैक्टर शोल्डर मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर सेरेटस एंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, ठीक है। अब मीडियली रोटेटेड ह्यूमरस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। हालांकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो उस पर आप सभी ज़्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। मीडियली रोटेटेड ह्यूमरस क्या होता है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो हमारा हाथ है, अगर मैं सीधा खड़ा हूँगा तो मेरा हाथ जो मेरे थाई को ऐसे टच करेगा, ठीक है। मान लो ये मेरी थाई है, इस पे से समझाता हूँ मैं, रुको एक मिनट। मान लो ये मेरी थाई है और मेरे जो हाथ है ना वो ऐसे इस तरफ से ऐसे टच करेगा मेरी थाई को, ऐसे, ठीक है, इस तरह से टच करेगा। लेकिन जब मीडियली रोटेटेड ह्यूमरस होगा, आपने कुछ देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को, नॉर्मली अगर आप जाओगे जहाँ पे बंदे बस चेस्ट मारे जाते हैं, मतलब अपने फ्रंट पार्ट पे ध्यान दे रहे, बैक पार्ट पे इतना ध्यान नहीं देते, तो उनका आपने हाथ देखा होगा ऐसे होगा अंदर की तरफ। यानी कि अगर उनको बोल दो भाई, उन्होंने अगर घड़ी पहनी होगी ना तो उनकी घड़ी आपको सामने ऐसे दिखाई देगी अगर वो खड़े हुए होंगे तो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मीडियली रोटेटेड ह्यूमरस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आपके टाइट होते हैं, क्या क्या वीक होता है, दिखा देता हूँ। सब स्कैपुलरीज, यानी कि ये इंटरनल रोटेशन करता है ना, सब स्कैपुलरीज, मैंने आपको बताया था कि जो सब स्कैपुलरीज होता है वो इंटरनल रोटेशन करता है, इसीलिए वो टाइट होगा। लैटिसमस डोर्साई भी टाइट होगा, आपका लैट्स काफ़ी ज़्यादा टाइट होंगे, और पैक मेजर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। काइफोसिस आपको मैंने बता दिया है क्या क्या है, ठीक है। एसिमेट्री टू मिड लाइन, अगर कोई बंदा जैसे किसी बॉडी को, मैंने मान लो ये मिड लाइन है, ठीक है, अगर किसी बंदे का शोल्डर ऊपर है, ये वाला शोल्डर नीचे है, तो एसिमेट्री हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 मूवमेंट स्क्रीन की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी को प्रोग्रेशन करा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि लोड ट्रेनिंग से पहले क्या आता है, मूवमेंट ट्रेनिंग आती है ना, IFT मॉड्यूल के अंदर, अगर आपने पिछले वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मूवमेंट ट्रेनिंग आती है। मूवमेंट ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि भाई सामने वाला जो बंदा है वो इस पोजीशन को ठीक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, अगर नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कमी है। तो सबसे पहला आता है बेंड एंड लिफ्ट स्क्रीन। इसके लिए मुझे इमेज को यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ है भैया, बेंड एंड लिफ्ट स्क्रीन, ठीक है। पहले आप सभी इमेज को ध्यान से देख लो, ठीक है। इस तरह से इसने पाइप, 2 पाइप यहाँ पे पकड़ ली, ठीक है, यहाँ पे 2 पाइप लगा दी हमने, ठीक है। सामने से साइड व्यू दे रखा है और फ्रंट व्यू दे रखा है, ठीक है। बेंड एंड लिफ्ट स्क्रीन में आपको अपने क्लाइंट को ऐसा ही करवाना है। फिर क्या क्या देखना है आपको, सबसे पहले फ्रंट में आप सभी देखेंगे उसके फुट को। देखो दोस्तों, सिंपली चीज़ है, अगर आप किसी को भी असेस कर रहे हो ना तो आपको उसके पैर से लेकर उसके हेड तक देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। सबसे पहले आप उसके फुट पे देखोगे कि कहीं उसका फुट जो है प्रोनेशन में तो नहीं जा रहा या सुपिनेशन में तो नहीं जा रहा। फिर उसके बाद उसके नीज पे ध्यान दोगे कि नीज केव इन तो नहीं हो रहा, नी वाल्गस तो नहीं हो रहा। वाल्गस क्या होता है, बेसिकली जो नी होता है, नी नॉक देखा ना आपने, कुछ लोगों के घुटने ऐसे टच कर रहे होते हैं, तो कहीं नी नॉक तो नहीं हो रहा, वाल्गस तो नहीं हो रहा, अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी फ्रंट व्यू से। और साइड व्यू से क्या देखोगे आप, साइड व्यू से देखोगे कि भाई इसका जो ये अला एरिया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबर स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा कर्व तो नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कर्व तो नहीं आ रहा, ठीक है। यानी ये जो पोर्शन होता है टांग के आगे वाला पार्ट, कहाँ गया मेरा वो कार्टून, कहाँ गया, टांग के जो आगे वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको टीबिया बोलते हैं, ठीक है। ये टीबिया और टोर्सो, टोर्सो मतलब बोले तो धड़, ठीक है, धड़ और टीबिया देखना पड़ेगा आपको कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल लाइन पता है ना, ये दोनों ऐसे हैं कि नहीं है। ये देखो अब ये पैरेलल हैं जो कभी भी मीट नहीं करते, यानी कि रेलवे ट्रैक आपने देखा है ना, वो होता है आपका पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ देखनी होती है। स्पाइन देखना होता है कि कहीं इसने अपना सर ऊपर तो नहीं कर रखा, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है। स्पाइन में उसका देखना पड़ेगा कि आपके जो नेक फ्लेक्सर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू में आप सभी उसके एंकल को देखोगे, नीज़ को देखोगे, हिप को देखोगे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और साइड में आप उसको क्या क्या देखोगे, साइड में आप उसके स्पाइन को देखोगे, उसके हेड की पोजीशन को देखोगे, टीबिया एंड टोर्सो को देखोगे, ठीक है। तो बेंड एंड लिफ्ट स्क्रीन के अंदर ऐसे ही मूवमेंट करनी होती है और यही चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने नोट्स के अंदर लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें टाइट होंगी, क्या क्या चीज़ें
जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होंगी। बेसिकली इसमें मैंने बता रखा है जब भी कोई बंदा स्क्वाट्स करते हैं तो उसका किसी किसी का क्वाड्स डोमिनेंट होता है, किसी का ग्लूट डोमिनेंट होता है, किसी का लंबर डोमिनेंट होता है। आपने देखा होगा कि जब भी बंदे स्क्वाट करने के बाद नीचे से जब ऊपर उठते हैं तो या फिर पहले नीचे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले उनका जो है नी मूव कर जाता है, यानी कि नी मूव अंदर से पहले ही कर जाता है। यार आप लोग को आई गेस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब ये सामने प्रैक्टिकली करके किसी को दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप अभी इमेज को देख के ही समझ लो, ठीक है। प्लस मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, इसमें देख लो कि क्या क्या टाइट है और क्या क्या वीक है। दोस्तों कॉमन सेंस है, मान लो कि अगर सपोज करो, ठीक है, किसी बंदे का अगर नी जो है अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि नी केव इन हो रहा है, तो क्या उसका टाइट होगा? दिमाग लगाओ। अगर इसका नी जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या टाइट होगा उसका? इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बताओ? इस वाले पोर्शन को कमेंट में लिख के बताओ क्या बोलते हैं। एबडक्टर्स और ये एडक्टर्स, ठीक है। जब नी अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि ये चीज़ जो है वो टाइट हो रखी है, तभी तो नी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो वीक हो रखी है, यानी जो उसके ग्लूट्स हैं वो वीक हो रखे हैं, तभी उसका नी जो है केव इन हो रहा है ऐसे। तो ये कॉमन सेंस की बात है। मतलब आप सभी ना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि भाई उसका पैर अंदर की तरफ हो रहा है तो क्या चीज़ होगी। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अपनी बॉडी के ऊपर ना स्केलेटल जो है, आप इमेजिन करो कि स्केलेटल है, उसके हर जगह पे धागा बांध दो, ठीक है। अब देखो कि इस धागे को मैंने मिलाया तो इसका नी जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर इस धागे को मैं बाहर की तरफ खींचने लग जाऊँ, यानी कि इसको भी अगर मैं टाइट करता हूँ तब भी ये जो इसका नी जो है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ अगला जो है हर्डल स्टेप टेस्ट स्क्रीन। इसमें क्या होता है? अब इसके अंदर बेसिकली आपको 2 चेयर लेनी है, ठीक है। यार एक मिनट यार, आपको बेसिकली 2 चेयर लेनी है, उसके ऊपर आपको कोई वो रख देना यार, कोई लकड़ी रख देना या कोई वो क्या बोलते हैं उसको, इंच टेप रख देना। अब मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा क्या, बैंड रख देना, रस्सी रख देना, यार बताओ वर्ड्स भी भूल गया मैं। तो उसके ऊपर आप बैंड रख देना। अब साइड से व्यू देखो। अब कितनी ऊंचाई पे रखना है? नॉर्मली जो आपका जो घुटना है ना, घुटने से थोड़ा सा नीचे, आपका जो घुटना होगा उससे थोड़ा सा नीचे आपको चेयर पे रखना है ऐसे। अब आपको साइड में क्या करना है, ये जो बैंड रखा हुआ है आपने, मान लो आपने इसके यहाँ पे एक स्केल रखा हुआ है, ठीक है। अब स्केल के नीचे अपने पैर को रखना है। अब उसके बाद आपको दूसरे पैर को उठाना है और ऊपर से आके आगे की तरफ पैर रखना है, फिर वापस पीछे जाना है, आगे की तरफ पैर रखना है। 8 से 10 रैप्स, 10 से 12 रैप्स आपको करने हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिल रही है हमें, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों अगर सामने से कोई बंदा ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कभी भी किसी चीज़ के आप अगर असेस कर रहे हो तो उसके लेग्स को देखो, उसके फुट को देखो, एंकल को देखो, उसके नीज़ को देखो, उसके हिप्स को देखो, उसके थोरैसिक स्पाइन को देखो, उसकी कंप्लीट टॉर्सो को देखो, उसके हेड की पोजीशन को देखो। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंटल व्यू में आप क्या क्या देखोगे? फ्रंटल व्यू में आप उसके स्टेबिलिटी ऑफ फुट को देखोगे कि कहीं उसका पैर अंदर की तरफ तो नहीं है, प्रोनेशन तो नहीं है, कहीं सुपिनेशन तो नहीं है, इन्वर्जन तो नहीं है, इवर्जन तो नहीं है। ये चीज़ें आपको फ्रंटल व्यू में देखनी है, ठीक है। नीज़ जो है कहीं वो अंदर की तरफ तो बेंड नहीं हो रही या बाहर की तरफ तो नहीं जा रही, ठीक है। हिप जो है, हिप उसका एडक्शन तो नहीं हो रहा, हिप जो है अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा ना, हिप जो है ऐसे अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा ना, ऐसे पैर आगे करते हुए अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा ना। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। टॉर्सो की मूवमेंट, यानी कि धड़ की मूवमेंट देखो कि धड़ उसका ऐसे तो शिफ्ट नहीं हो रहा, कहीं ऐसे तो शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। उसका डॉर्सीफ्लेक्शन करते हुए आपको अंदर की तरफ जाना है। डॉर्सीफ्लेक्शन बोले तो अपने पैर को जो है ना ऐसे करके आपको हील पे टच करके आगे जाना है और हील पे टच करके पीछे जाना है, ठीक है। तो देखो कि भाई डॉर्सीफ्लेक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब सजाइटल व्यू, साइड व्यू में क्या क्या देखोगे आप देखो कि उसकी जो टॉर्सो है उसकी स्टेबिलिटी प्रॉपर है या नहीं है, कहीं उसके जो लंबर एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्व तो नहीं है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट तो नहीं है। ये चीज़ें आप इसके अंदर देखते हो हर्डल स्टेप स्क्रीन के अंदर, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप किसी भी क्लाइंट को देखोगे तो बेसिकली उसके पैरों में क्या दिक्कत आ रही है, नीज़ में क्या दिक्कत आ रही है, हिप्स में क्या दिक्कत है, लंबर एरिया में क्या दिक्कत है, उसके स्पाइन में क्या दिक्कत है, हेड में क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। तभी तो जब आप उसको एसेस करोगे तभी तो उसके बारे में आप सभी जान पाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अब अगले उसके अंदर देखते हैं हम लोग। अगला है आपका शोल्डर पुश स्टेबलाइजेशन स्क्रीन। इसमें बहुत बेसिकली आपको पुशअप्स करने होते हैं। पुशअप्स में पहले ये पोजीशन देख लो आप, इस तरह से इसको टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब पुशअप्स करने होते हैं। कई लोगों का क्या होता है कि इनका जो स्कैपुला है,
स्कैपुला जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आ रखा होता है, उसको हम बोलते हैं स्कैपुलर विंगिंग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था स्कैपुलर विंगिंग क्या होती है, तो ये बाहर की तरफ आ रखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्कैपुलर विंगिंग तो नहीं हो रखी। और दूसरी चीज़ आपको देखना है कि आपने देखा होगा कई लोग पुशअप्स लगाते हैं तो उनका लोअर बैक भी नीचे की तरफ पूरा चिपक जाता है और एक्सेसिव आर्च बना लेते हैं ऐसे। मान लो ये जो बंदा है, इस बंदे का नाम मैं गोलू रख देता हूँ। एक गोलू बंदा है, ये पुशअप्स लगा रहा है, इसने पुशअप्स लगाया ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पुशअप्स लगा रहा है, लेकिन इसका जो लंबर वाला एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्च बना हुआ है। जो नए नए लड़के आते हैं जिम के अंदर, आपने देखा होगा उनका लोअर वाला एरिया ऐसे, मोस्टली जो बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका लोअर वाला एरिया बिल्कुल ऐसे नीचे टच करने लग जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जाता है। तो वो चीज़ आपको देखनी होती है इसके अंदर, शोल्डर पुश स्टेबलाइजेशन स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब जो चौथा स्क्रीन है थोरैसिक स्पाइन मोबिलिटी स्क्रीन, बेसिकली इसके अंदर मूवमेंट ये होती है, आपको किसी बंदे को एक टेबल पे बिठा देना है, चेयर पे कहीं पे भी बिठा दो, उसके पैर के बीच में आप सभी बॉल रख सकते हो, कुछ भी चीज़ें डाल दो। ठीक है, उसको एक ये पकड़ा दो, बार से पकड़ा दो या पाइप पकड़ा दो। ठीक है, इस पोजीशन में पकड़ानी है आपको। अब उसको आपको रोटेशन कराना है कि वो उसकी जो स्पाइन है वो 45 डिग्री तक रोटेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अगर रोटेट हो रही है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रही, कहीं उसका पूरा हिप भी तो रोटेट नहीं हो रहा, कहीं उसका शोल्डर भी तो कंप्लीटली यहाँ से ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा। ट्रंक पे आपको देखना है कि भाई उसका, अगर आप सभी व्यू देखेंगे, ट्रांसवर्स व्यू देखेंगे कि कहीं उसके ट्रंक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, और जब सजाइटल व्यू देखेंगे तो उसके लंबर स्पाइन में देखेंगे कि लंबर स्पाइन में कोई ऐसे बहुत ज़्यादा आर्च तो नहीं बना हुआ। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है और इसी से एसेस करना होता है कि क्या चीज़ें टाइट है, क्या चीज़ें वीक हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी कोई बंदा पुशअप्स कर रहा है, ठीक है, पुशअप्स करते करते उसके लंबर में बहुत ही ज़्यादा कर्व आ रखा है, दैट मीन्स कि उसकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है इस मूवमेंट को करने के लिए। जब भी बॉडी कब कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट हो रखा हो या वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी हो। ठीक है, अगर आप पुशअप्स लगा, अगर आप लैट पुल डाउन कर रहे हैं, अगर आपका हाथ पूरा ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा, दैट मीन्स कि आपके लैट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। ठीक है, तो वो बॉडी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती है, जिसकी वजह से आपका जो रिब केज है वो ऊपर हो जाता है, यानी या फिर लंबर स्पाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कर्व आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका थोरैसिक स्पाइन मोबिलिटी। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल लेंथ टेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहला है थॉमस टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट मैं निकाल देता हूँ, कहाँ गया, पीछे की तरफ था थॉमस टेस्ट, ये रहा दोस्तों। अब दोस्तों देखो, थॉमस टेस्ट में आपको क्या क्या करना है। बेसिकली पहले आप इमेज समझ लो। ठीक है, इमेज में क्या है, एक बंदा है, ये ट्रेनर है, मान लो ये आप हो। ठीक है, आपका एक क्लाइंट है, आपको इसको यहाँ पे बिठाना है, इस पोजीशन में बिठाना है कि जो इसका नी है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ हो। ठीक है, उसके बाद आपको इसको लेटा देना है। अब लेटाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले चेक करना है इस वाले पैर को और फिर उस वाले पैर को, देखना है कि भाई इसका जो नी है, ये वाला जो नी वाला पोर्शन है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है अगर इफ़ द बैक ऑफ थाई डजंट टच द टेबल, यानी कि उसका जो ये वाला पोर्शन है वो टेबल को टच नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या है कि जो उसके इलियोश्वास है, इलियोश्वास मैंने क्या बताया था, ये इलियोश्वास क्या होते हैं, याद है आप सभी को, हिप फ्लेक्सर्स दोस्तों, इलियोश्वास वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। ठीक है, अगर दूसरा पोर्शन आपको क्या चेक करना है, इफ़ नी ऑफ लोअर थाई डजंट फ्लेक्स 80 डिग्री, यानी कि लोअर थाई इसका जो नी है वो 80 डिग्री तक फ्लेक्स नहीं हो रहा, यानी कि 80 डिग्री तक अंदर नहीं जा रहा, तो उसका मतलब क्या है कि उसके जो रेक्टस फेमोरिस हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इफ़ बोथ बैक ऑफ थाई एंड नी डजंट फ्लेक्स, यानी कि थाई और नी दोनों फ्लेक्स ही नहीं हो रहे। ठीक है, अंदर की तरफ ही नहीं जा रहे, दैट मीन्स कि उसके जो हिप फ्लोर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखे हैं, प्राइमरी हिप फ्लोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों इसमें हिप फ्लेक्सर्स को देखना होता है आपको, इलियोश्वास को और नीज को देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे इलियोश्वास है और यहाँ पे अगर नीज को फ्लेक्स नहीं हो पा रहा, 80 डिग्री से नीचे नहीं जा पा रहा, तो उसका जो रेक्टस फेमोरिस है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। अदरवाइज अगर इसका टच ही नहीं कर रहा, बैक ऑफ द थाई टच नहीं कर रहा टेबल को, दैट मीन्स कि उसका जो है इलियोश्वास वो बहुत ज़्यादा टाइट है, फ्लेक्सर्स काफ़ी ज़्यादा टाइट है। अब दूसरा है आपका, दूसरा टेस्ट है PSL रेज टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पैसिव स्ट्रेट लेग। अब इसके अंदर क्या है, पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, PSL। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये, अब आपने एक बंदे को नीचे लिटा दिया, मैट पे लिटा दिया। ठीक है, अब उसका जो लंबर वाला एरिया है ना, मान लो ये बंदा है, ये क्लाइंट है मेरा, मैंने इसको लिटा दिया। अब इसके नीचे मैंने अपने हाथ को ऐसे रख लेना है, इसका जो लंबर वाला एरिया है उसके नीचे मैंने ऐसे हाथ को रख लेना है।
ठीक है। अब उसके हाथ, उसके लंबर के नीचे मैंने हाथ को ऐसे रख लिया। अब उसके एक पैर को उठाना है, जैसे ये बंदा उठा रहा है, ठीक है। अब देखना है कि भाई मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसको मैंने इसके नीचे रख लिया। अब जब ये पैर को ऊपर उठाएगा तो देखना है कि कब आपका जो हाथ है उस पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये टाइट कर रहा है। ये पोस्टीरियर अपने इसको पेल्विक को टिल्ट करके, पोस्टीरियर टिल्ट करके आपके हाथ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। कब, कितने एंगल पे आपको चेक करना है। चेक इफ द रेज्ड लेग अचीव्स मोर देन या इक्वल्स टू 80 डिग्री मूवमेंट बिफोर द पेल्विक रोटेट posteriorly and presses hard on the hand or the opposite leg lift off the mat or table, else the tight hamstring. That means कि ये बंदा है, अगर ये 80 डिग्री से पहले ही आपके हाथ को टच कर दे रहा है, यानी कि आपके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है 80 डिग्री से पहले ही, आपको पैर उठाने के बाद 80 डिग्री से पहले ही आपके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, दैट मीन्स कि इसके जो हैमस्ट्रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखे हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं हम। अगला है आपका एप्लीज स्क्रैच टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीज स्क्रैच टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली हम लोग शोल्डर की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, स्कैपुला की एडक्शन, एडक्शन, इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, एक मिनट देखना पड़ेगा। दोस्तों ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना लेंदी हो रहा है और आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो भाई बार बार देख लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। कहाँ गया भैया एप्लीज स्क्रैच टेस्ट, कहाँ है, कहाँ पे है एप्लीज स्क्रैच टेस्ट। यार एक तो इमेजेस जो है ना उसको फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एप्लीज स्क्रैच टेस्ट अब इस टाइम पे मिलेगा भी नहीं, मतलब एंड टाइम पे कुछ नहीं मिलता यार। कहाँ गया एप्लीज स्क्रैच टेस्ट, कहाँ है यार, अब दिख ही नहीं रहा। वाह बहुत बढ़िया। पुशअप टेस्ट, बॉडी टेस्ट, ये बना रखा मैंने, फोल्ड तो किया था, ये रहा फाइनली, यहाँ पे जाके मिला एकदम कोने में, ठीक है। अब दोस्तों देखो इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली आपको इसके अंदर पहले आप फिगर समझ लो। इसके अंदर हम लोग शोल्डर की फ्लेक्शन को, एक्सटेंशन को टेस्ट करते हैं, प्लस इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसको टेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप करवा लेना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है शोल्डर की फ्लेक्शन को टेस्ट करूँगा। फ्लेक्शन को टेस्ट करने के लिए आपको ये वाली इमेज समझनी पड़ेगी, ये, ठीक है। ये एक बंदे को लिटा दो, उसके नी को बेंड कर दो, ठीक है। उसके हाथ को ऐसे रखना और उसको बोलो भाई पीछे फ्लोर पे टच करें, ठीक है। अगर वो टच कर रहा है तो ठीक है, आप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 170 टू 180 डिग्री उसको दोनों हाथ को फ्लोर पे टच करना चाहिए। अगर नहीं टच कर पा रहा तो टाइट लैट्स हो सकते हैं उसके, जिसकी वजह से उसका जो ये लंबर वाला एरिया है उसके अंदर आर्च आ सकता है, ठीक है। या फिर टाइट पैक माइनर हो सकते हैं, एब्डोमिनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो स्कैपुला है वो फॉरवर्ड रोटेशन कर रहा है, या फिर आपका जो रिब केज है वो डिप्रेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो भी उठ जा रहा है। या फिर किसी बंदे को थोरासिक काइफोसिस हो रखा है, जिसकी वजह से आपका जो हाथ है वो पीछे प्रॉपर टच नहीं हो पा रहा फ्लोर पे, ठीक है। तो ये मूवमेंट हो सकती है, यानी कि उसके लैट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो सकते हैं, उसके पैक्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होगी और उसके लंबर स्पाइन में कर्व आ जाएगा, ठीक है। उसका प्रॉपर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा है शोल्डर एक्सटेंशन। शोल्डर एक्सटेंशन के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। लिटा दिया बंदे को ऐसे, फेस के बल पे लिटा दिया। अब उसके दोनों हाथ को पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है। अब इसके अंदर एक्सटेंशन में आपको 50 टू 60 डिग्री ऑफ द फ्लोर, यानी कि उसको 50 से 60 डिग्री ऊपर अपने हाथ को करना है। अगर वो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि उसके जो बाइसेप्स ब्रेकाई है काफ़ी ज़्यादा टाइट है, एंटीरियर डेल्टॉइड्स काफ़ी टाइट हैं, पैक मेजर टाइट है, एब्डोमिनल्स और सब स्कैपुलरीज टाइट हैं। दैट मीन्स कि उसके इंटरनल रोटेटर्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, ठीक है। अब तीसरा है आपका शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। उसके लिए आपको कौन सी मूवमेंट देखनी पड़ेगी, ये वाली एक्सटर्नल रोटेशन में आपको उसको बंदे को ऐसे लेटा देना है। अब उसके हाथ को बोलना है कि भाई ऐसे कर लो और पीछे फ्लोर पे टच करो। एक मिनट यार, ठीक है, पीछे फ्लोर पे टच करो,
अगर वो टच कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं टच कर पा रहा दैट मीन्स, कहाँ गया, मैंने कहाँ लिखा, हाँ, दैट मीन्स कि उसके जो इंटरनल रोटेशंस है, अभी हम एक्सटर्नल रोटेटर का टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं टच कर पा रहा तो दैट मीन्स कि उसके जो इंटरनल रोटेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। इंटरनल रोटेटर्स बोले तो सब स्कैपुलरीज काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, इसी वजह से वो नीचे टच नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब हम इसके शोल्डर की इंटरनल रोटेशन को चेक करेंगे, उसके लिए ये वाली मूवमेंट होती है। ठीक है, ऐसे हाथ देखेंगे, अब देखेंगे कि भाई वो 70 डिग्री तक, मतलब अपने हाथ को 70 डिग्री तक मूव कर पा रहा है या नहीं। 90 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, लेकिन 70 डिग्री यहाँ होता है। ठीक है, अगर वो कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स कि उसके एक्सटर्नल रोटेटर्स कौन कौन से होते हैं, टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बैलेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है इसके अंदर शार्पेंड रोम्बर्ट टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस टेस्ट, मैंने पेजेस फोल्ड कर रखे हैं हर जगह। बैलेंस टेस्ट, ये रहा, एक बार में खुल गया। ठीक है, अब देखो पहले पोजीशन देख लो, समझ लो। बैलेंस टेस्ट ऐसे होता है। इसके अंदर बेसिकली हमने दोनों हाथ को क्रॉस कर लिया, टैंडम स्टैंस में खड़ा कर दिया, यानी कि एक पैर पीछे है, उसके आगे मैंने एक पैर रख दिया, हील टू टो वाली पोजीशन होती है, और आंखें बंद करनी है। ठीक है, बेसिकली देखना है इसके अंदर आइज क्लोज, टैंडम स्टैंस होना चाहिए, यानी कि हील टू टो होना चाहिए, आर्म्स को फोल्ड करना चाहिए, इसको ऐसे कर देता हूँ, आर्म्स को फोल्ड करना चाहिए, बेयर फुट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको देख रहे हो कि भाई अपना जो क्लाइंट है वो अपना बैलेंस को लूज़ कर रहा है, तो आपको अपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। ठीक है, और देखना है कि भाई अगर वो कर रहा है दैट मीन्स कि उसका जो पोस्चरल कंट्रोल है वो ठीक नहीं है, उसका फिट मूव कर रहा है, उसकी आंखें जो है खुल रही हैं, या फिर उसके जो आर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं, फोल्डेड पोजीशन में नहीं है। अगर वो 30 सेकंड इस पोजीशन में 30 सेकंड से कम तक कर पाते हैं होल्ड अपने आप को, दैट मीन्स कि उनका जो स्टैटिक बैलेंस है यानी कि पोस्चरल कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ठीक है, ये मैंने लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, ये देख लेना। उसके बाद है आपका स्टार्क स्टैंड बैलेंस टेस्ट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है करना, परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये होती है उसकी इमेज, पोजीशन देख लो भाई। ठीक है, पोजीशन देख ली। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर आपको अपने आइज़ को, ये देखिए दोस्तों, अपने आइज़ को ओपन करना होता है, हैंड्स ऑन द हिप। ठीक है, रेज एंड प्लेस वन फुट जस्ट बिलो द नी ऑफ द अदर फुट। आपको इस तरह से अपने पैर को करना होता है। ठीक है, अब भाई इसके अंदर अपने पैर को ऐसे करना होता है, प्लांटर फ्लेक्शन में लेके आना होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा अपने बैलेंस को लूज़ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लूज़ कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो स्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर कितना सही माना जाता है, मतलब फीमेल्स के लिए कितनी देर तक होल्ड करना सही है और मेल्स के लिए कितनी देर तक होल्ड करना एक गुड माना जाता है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, रेटिंग्स दे रखी है। अगर मेल्स 50 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर लेता है ऐसे, दैट मीन्स कि उसका जो पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, स्टैटिक बैलेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, 40 से 41 तक कम है। वहीं पे अगर फीमेल्स 30 सेकंड से ज़्यादा करती हैं, दैट मीन्स कि ये 30 सेकंड से ज़्यादा अगर होल्ड कर लेती हैं, दैट मीन्स कि उनका जो पोस्चर है, स्टैटिक बैलेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, अदरवाइज़ वो ख़राब है। ठीक है, ये मैंने दे रखी है, आप सभी इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज़ इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कोर टेस्ट के बारे में। कोर टेस्ट जो कि है मैकगिल टॉर्सो मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम लोग कहाँ गया, इसके अंदर हम लोग ट्रंक के फ्लेक्सर्स का टेस्ट करते हैं, एंड्योरेंस का, ट्रंक के एक्सटेंसर्स का टेस्ट करते हैं, लेटरल एंड्योरेंस टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। अब ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को ध्यान से देखना आप सभी, ये फ्लेक्सर्स के एंड्योरेंस के टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक मैंने किसी अपने क्लाइंट को ऐसे बिठा दिया, इस पोजीशन में बिठा दिया, उसके पीछे मैंने एक इस तरह से वो लगा दिया, स्टेपर लगा दिया मान लो। ठीक है, अब जैसे ही वो उस पोजीशन में आ गया, मैंने क्या काम किया, अपने स्टेपर को जो है वो हटा लिया और अपने स्टॉप वॉच को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं देखूंगा कि भाई ये जो बंदा है या बंदी है वो कितनी देर तक इस पोजीशन में रह पाती है। ठीक है, फिर उसको आपको टाइम को नोट कर लेना है। ठीक है, ये तो फ्लेक्सर का टेस्ट हो गया। अब मुझे एक्सटेंसर का टेस्ट करना है। ठीक है, एक्सटेंसर का टेस्ट करने के लिए मैंने एक टेबल ली। ठीक है, इस तरह से टेबल ली मैंने, उसको अपने क्लाइंट को इस पोजीशन में लिटा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे बोल दिया कि भाई
यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है अपने आप को। अब अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है और देखना है कि भाई कितनी देर तक वो होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से होल्ड करके उसको देखना है। अगर वो 50 सेकंड कर रहे हैं, 60 सेकंड कर रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो आपको अपने स्टॉप वॉच को चालू रखना है। जैसे ही देखेंगे कि डगमगा रहे हैं तो आपको रोक देना है। ये एक्सटेंसर का टेस्ट हो गया। ठीक है, अब लेटरल साइड को टेस्ट करने के लिए आप सभी इस तरह से ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि कितनी देर तक ये होल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। फ्लेक्सर का टेस्ट करने के लिए, एक्सटेंसर का टेस्ट करने के लिए और लेटरल साइड का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें देखना है इसका रेशियो। एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसका रेशियो है। आपको देखना है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का जो रेशियो है वो 1 से कम तो नहीं है। अगर 1 से कम है तो उनका जो कोर है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी, कोर ख़राब हो रखा है, यानी कोर वीक है उनका। ठीक है, फ्लेक्शन यानी कि ये एक्सटेंशन, मान लो कि इसने 50 सेकंड किया और इसमें इसने 60 सेकंड किया। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करो। अगर ये 1 से कम आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनका जो कोर है वो क्या बोलते हैं, उनका जो कोर है काफ़ी ज़्यादा वीक हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो रखा है। ठीक है, अब देखो राइट और लेफ़्ट ब्रिज रेशियो, यानी कि पहले आप राइट हैंड से देखोगे, फिर लेफ्ट हैंड से देखोगे। अगर वो रेशियो आपका 0.5 सेकंड से, या 0.5 सेकंड नहीं होता इसके अंदर, 0.05 से अगर ज़्यादा आ रहा है उसका रेशियो, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो चीज़ ख़राब है। ठीक है, और मैंने आई गेस यहाँ पे गलत बोल दिया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो ख़राब माना जाता है। ठीक उसी तरह से राइट और लेफ्ट ब्रिज का जो रेशियो है वो 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, लेफ्ट साइड और एक्सटेंशन रेशियो, लेफ्ट साइड और एक्सटेंशन रेशियो, मतलब इसमें रेशियो कंपेयर करके दिया गया है, वो आपका 0.75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइमिंग को बेसिकली डिवाइड किया गया, इसमें बेसिकली आपको इन 3 पोजीशन को ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, सबकी पॉइंट को नोट कर देना है। राइट, ये हो गया आपका राइट वाला पोर्शन हो गया, राइट लेटरल फ्लेक्शन हो गया, राइट आप उसको ब्रिज भी कह सकते हो, या फिर अगर आप वो बंदा लेफ्ट साइड से कर रहा है तो लेफ्ट ब्रिज हो गया। एक्सटेंशन का रेशियो, इसका और इसका टाइम देखोगे, रेशियो अगर वो 0.75 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो ख़राब है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जिस बंदे को लोअर बैक पेन हो रखा है उसके साथ आपको ये नहीं करना होता। बेसिकली उसको मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन में क्या करते हैं हम लोग, लेटरल एंड्योरेंस टेस्ट, एक्सटेंसर टेस्ट, फ्लेक्सर टेस्ट, क्या क्या करते हैं, वो सारी इसके अंदर मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का चैप्टर। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आई होप दोस्तों आप सभी को जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, वो बार बार पॉज करके देखो, बार बार रिवाइंड करके देखो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, अगर आपके जो डाउट हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तो आपके लिए रटना चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में आई होप मुझे पता है कि लास्ट में मैं थोड़ा सा कम बोलने लगा क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा सूख गया था और पानी भी नहीं था। अगर मैं पानी पीऊँगा तो वीडियो ख़राब हो जाती, तो इसीलिए लास्ट में थोड़ा सा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। अदरवाइज़ आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। 7वां जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बहुत ज़्यादा कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ईजी है ये चैप्टर अगर आप सभी इसको ध्यान से समझोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में तो आप सभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। वहाँ पे मैं आप सभी को PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं 1000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर के नोट्स, सारे नोट्स मैं आप सभी को PDF फॉर्मेट में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।